नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास परमार वंश की। मैं लुसेंट पढ़ाता हूं। लुसेंट की आज आपको जो टॉपिक है वो है परमार वंश। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, प्रीवियस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के पीछे का क्लास देख सकते हैं। जो छात्र जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, लुसेंट जनरल कंपटीशन का किंग माना जाता है। अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं तो आप आसानी से परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने परमार वंश पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए परमार वंश देखते हैं, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज था, यानी परमार वंश के जो संस्थापक है वो उपेंद्र राज है। बस आपको याद रखना है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। उपेंद्र राज परमार वंश के संस्थापक है। इसकी राजधानी धारण नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन, अर्थात परमार वंश की जो राजधानी था धारण नगरी, जिसका प्राचीन राजधानी उज्जैन था। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज हुआ। बस आपको याद रखना है, जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पहला, परमार वंश के संस्थापक है उपेंद्र राज, जिसकी राजधानी धारण नगरी और इसी का पुराना नाम उज्जैन है, अर्थात इसका पुराना जो राजधानी था, प्राचीन राजधानी था, वो उज्जैन में था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। भोजपुर के दक्षिण में एक झील बनवाए थे राजा भोज ने। नैस दिए चरित्र के लेखक श्री हर्ष, आपको याद रखना है पुस्तक का नाम है। बीपीएससी आपको इस तरह की पुस्तक के बारे में पूछती है और बिहार पुलिस दरोगा। नैस दिए चरित्र के लेखक है श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि, ये पुस्तक का नाम है प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरु तुंग। आपको याद रखना है, ऐसा पुस्तक है नैस दिए चरित्र और प्रबंध चिंतामणि। नैस दिए चरित्र के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे, अर्थात राजा भोज खुद पुस्तक लिखे चिकित्सा के ऊपर, गणित के ऊपर और व्याकरण के ऊपर। भोज के युक्त कल्पत्रु, देख लीजिए यहाँ पे नाम है युक्ति कल्पत्रु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विधि वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। अर्थात भोज ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है युक्ति कल्पत्रु, ठीक है। युक्ति कल्पत्रु, अगर पूछेगा युक्ति कल्पत्रु की रचना किसने किया तो भोज, राजा भोज, जिसमें वास्तुशास्त्र पर और इसके साथ वैज्ञानिक यंत्रों पर उल्लेख किया गया। वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक यंत्रों पर उल्लेख किया गया, ठीक है। इसके बाद आता है नवाशाह चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, ये पुस्तक का नाम है और लेखक है इसे पद्मगुप्त। उसके बाद है 10 रूपक के रचयिता धनंजय, आपको याद रखना है। धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। अर्थात ये जो अभी हमने नाम पढ़े हैं ये सब वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे, उसके दरबारी कवि थे, ठीक है। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज, अर्थात राजा भोज को कविराज की उपाधि दिया गया था, ठीक है। अर्थात राजा भोज जो थे उनको कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी उपाधि दिया गया था कविराज। आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कविराज की उपाधि से किसको सुशोभित किया गया था तो राजा भोज को। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। देख लीजिए, यही एक राजा जिसके राज्य में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो इसको आप पॉइंट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सरस्वती मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राजा भोज ने अपनी राजधानी में। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोले गए थे, अर्थात एक संस्कृत विद्यालय भी वहां पे खोले गए थे। राजा भोज के शासन काल में धारण नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। अब आपको याद रखना धारण नगरी, ये जो धारण नगरी था राजा भोज के समय विद्या और विद्वानों का प्रमुख गढ़ माना जाता था, केंद्र माना जाता था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, अब इसको याद कर लीजिए आप, त्रिभुवन नारायण मंदिर कौन बनवाया? भोज। कहाँ बनवाया? चित्तौड़ में, ठीक है, चित्तौड़ में। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। अब ये भी आपको याद रखना है, जान लेना है कि भोजपुर नगर के संस्थापक कौन है? राजा भोज। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंत में 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। देख लीजिए, ये जो प्रश्न बनेगा आपको मेंस में बनता है, ठीक है, कि मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति ने अधिकार किया, तो उसका नाम है नसरत खां और उलुग खां।
ये दोनों ने मालवा पर अधिकार कर लिया। कब? 1297 में। बस आपको याद रखना ये सब प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं, बहुत अंदर का क्वेश्चन है कि मालवा पर अधिकार दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसके सेनापति थे नसरत खां और उलुग खां, इसके मदद से किया। ठीक है, ये था परमार वंश की कुछ मुख्य बिंदु जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। चलिए एक बार रिवीजन करके देख लेता हूँ। आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि परमार वंश का संस्थापक कौन है? तो उत्तर होगा उपेंद्र राज। आपको पूछेगा उपेंद्र राज का संबंध किस वंश से है? तो परमार राजवंश से है। आपको पूछेगा कि परमार वंश की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? प्राचीन राजधानी उज्जैन, और उसकी राजधानी जो थी धारा नगरी थी, अर्थात पहले वो उज्जैन में था और उसके बाद धारा नगरी बना था। ठीक है, और पूछेगा परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए? तो राजा भोज। ठीक है, उसके बाद है न्यायाधीश चरित्र के लेखक कौन है? श्रीहर्ष। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। या फिर ऐसे भी पूछेगा श्रीहर्ष का संबंध किससे है? तो न्यायाधीश चरित्र के। आपको पूछेगा श्रीहर्ष किसके दरबार में रहते थे? तो परमार वंश। यहाँ पे आपको राजा भोज बताया, राजा भोज के दरबार में रहते थे श्रीहर्ष। इसके बाद आता है आपको युक्ति कल्पतरु के लेखक कौन है? तो राजा भोज। युक्ति कल्पतरु के लेखक कौन है? राजा भोज। इसमें जिसका विषय क्या है? तो उसमें वास्तुशास्त्र के साथ साथ विधि वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है। इसके बाद कुछ चर्चित लेखक जैसे धनिक, हलायुध, ये सब वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद आपको पूछेगा कि कविराज की उपाधि से किसको सुशोभित किया गया था? तो उत्तर होगा राजा भोज को। राजा भोज को कविराज की उपाधि से सुशोभित किया गया था। आपको पूछेगा परमार वंश में ऐसे कौन से राजा थे जो अपने राज्य में सरस्वती का मंदिर बनवाया था? तो राजा भोज। ठीक है, और उसने संस्कृत विद्यालय भी खोला था परिसर में। आपको पूछेगा परमार के समय में कौन सा नगर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद आपको पूछेगा त्रिभुवन नारायण मंदिर किस स्थान पे है? तो चित्तौड़ में है। त्रिभुवन नारायण मंदिर किस स्थान पे है? तो चित्तौड़ में है। या ऐसे भी पूछ सकता है त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। ठीक है, और ऐसे भी पूछेगा राजा भोज के नाम पे है भोजपुर नगर। अगर भोजपुर नगर पूछेगा तो बहुत आसान है, आप मान लीजिएगा राजा भोज ने स्थापना किया था भोजपुर नगर में। ठीक है, उसके बाद परमार वंश के बाद तोमर वंश आया और उसके बाद चौहान वंश आया। ठीक है, और अंत में खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है कि मालवा पर दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां। आपको याद रखना ये कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट थे जिसको प्रश्न बनते थे एग्जाम में, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सके। किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको चंदेल वंश के बारे में पढ़ना है, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चंदेल वंश के बारे में। तो हम थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेते हैं। चंदेल वंश के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे है प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि चंदेल वंश किसके पतन के बाद आया? तो आपको याद रखना है प्रतिहार। प्रतिहार समाप्त हो गया, प्रतिहार, तो उसके बाद आया चंदेल। किसके ध्वजारोहण पर आया? ऐसे पूछता है कि चंदेल वंश की स्थापना किसके समाप्ति के बाद हुई? तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद। आपको याद रखना है। उसके बाद बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति। आपको याद रखना है बुंदेलखंड का पुराना नाम है जेजाक भुक्ति। मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक है। आपको याद रखना है, प्रश्न ये एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? ननुक है। इसकी राजधानी खजुराहो थी। आपको याद रखना है चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर, महोबा के नजदीक है, महोबा में कालिंजर है, उसको कालिंजर थी। आपको ये भी पूछेगा चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कालिंजर, और फिर उसको खजुराहो बना लिया था उसकी राजधानी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कालिंजर से राजधानी को खजुराहो में किसने स्थापित किया? था राजा धंग ने। आपको याद रखना है धंग। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन हुआ। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि चंदेल वंश के प्रतापी राजा कौन थे? यशोवर्मन। ठीक है, आपको याद रखना है। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराकर तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो विष्णु मंदिर में स्थापित किया। देख लीजिए, उसने विष्णु का एक प्रतिमा लिया, किसको? देवपाल को हराकर, और इसको कहाँ रखा? इसको रखा खजुराहो मंदिर में। ठीक है,
खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। किससे प्राप्त किया? आपको याद रखना है, देवपाल से, यशोवर्मन ने प्राप्त किया। कन्नौज पर जब आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद वहां देवपाल को हरा दिया। हराने के बाद विष्णु की प्रतिमा को प्राप्त की उससे, ठीक है, और उसको खजुराहो में स्थापित किए। मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब थोड़ा हम स्लाइड को नीचे लेकर के चलते हैं, जहाँ पे हम आपको इसके आगे की कहानी बताएंगे कि इसमें और क्या क्या आपको पढ़ना है। धंग ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धंग ने, लेकिन मैं स्लाइड को नीचे कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। स्लाइड कुछ समस्या हो रही है, स्लाइड नीचे नहीं जा रहा है, हम देख लेते हैं। अच्छा, स्लाइड नीचे हो रहा है। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। देख लीजिए, वही वैद्यनाथ मंदिर जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में आपने सुना है, ये धंग है, ठीक है। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। आपको ये पूछ जाता है एग्जाम में कि वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो धंग ने, राजा धंग ने करवाया था, ठीक है। धंग आगे, कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव ने 999 ईस्वी में करवाया था। आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कदरिया महादेव मंदिर के बारे में, ठीक है। कब करवाया था? 999 में। कौन करवाया था? धंग देव, आपको याद रखना है। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अर्थात वो अपने शरीर को त्याग दिए थे धंग गंगा यमुना के संगम पर, ठीक है, शिव को आराधना करते हुए। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। अब ये चंदेल शासक विद्याधर है, उसको वध कर दिया क्योंकि उसने युद्ध का सामना नहीं किया और आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी का महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। देखिए, ये विद्याधर था जो उसके गजनी के साथ युद्ध किया था। महमूद गजनी जब भारत पर आक्रमण किया था, उससे सफलतापूर्वक युद्ध किया था विद्याधर, ऐसा इसमें बताया गया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंदोदय की रचना की थी। आपको याद रखना है कृष्ण मिश्र के बारे में, ठीक है। ये बहुत अंदर का क्वेश्चन है, अगर पूछ देगा बहुत सारे विद्यार्थी ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि याद नहीं रहता है। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की? कृष्ण मिश्र ने। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। देख लीजिए, आपको याद रखना है कीर्ति सागर नामक जलाशय कहाँ है? महोबा के नजदीक, ठीक है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन बनवाते, ठीक है, कीर्तिवर्मन, ठीक है, कीर्तिवर्मन आपको याद रखना है। उसके बाद अल्लाह उदल नामक दो सेना नायक परम अर्थी देव के दरबार में रहते थे। अल्लाह उदल, अल्लाह है, एक उदल है, दो सेना नायक है, परमवर्ती देव के दरबार में ये रहते थे, ठीक है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। अर्थात पृथ्वीराज चौहान के साथ जब युद्ध हुआ था, दोनों ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ते लड़ते मर गए। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमवर्ती देव हुआ। आपको याद रखना है, अंतिम शासक और संस्थापक तो पूछता है, इसको आपको एकदम गांठ बांध के याद रखना, आपको इसको एकदम याद ही कर लेना, संस्थापक और अंतिम को, ठीक है। तो परमवर्ती देव थे चंदेल वंश के अंतिम शासक। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। अब देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो गए, इसलिए अजय देव ने उनको मार दिया। कब? 1202 में, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक अब यहाँ पे शासन करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सोलंकी वंश। इससे पहले मैंने जो चिन्ह लगाया, जो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, इसको मैं रिवीजन कर दूं कि इसके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपके लिए जरूरी है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पूछेगा, आपको पूछेगा चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो नन्नुक है। आपको याद रखना है सबसे पहला महत्वपूर्ण बातें। और चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेल वंश की राजधानी है आपको खजुराहो, ठीक है। कालिंजर पहले था, खजुराहो स्थापित कर दिया था कालिंजर, ठीक है। सॉरी, कालिंजर था पहले, उसके बाद स्थापित कर दिया था खजुराहो ने, ठीक है। इस वंश का फिर से बता दूं, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। और पुरानी इसकी राजधानी थी कालिंजर। कालिंजर से खजुराहो स्थापित किया था राजा धंग, राजधानी, ठीक है। और इस वंश का सबसे स्वतंत्र और प्रतापी राजा था यशोवर्मन, याद रखना है। और खजुराहो में जो विष्णु मंदिर स्थापना किए थे, वो किससे प्राप्त किए थे? देवपाल से प्राप्त किए थे। प्रतिहार राजा देवपाल को हरा करके वो विष्णु का प्रतिमा प्राप्त किए थे, ठीक है। इसके बाद आता है जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है धंगदेव, ठीक है, आपको बताना है धंगदेव। यानी ये जो दो मंदिर है उसका निर्माण करवाए थे धंगदेव ने। आपको याद रखना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये वही वैद्यनाथ मंदिर है जिसके बारे में आप जानते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार और स्लाइड करता हूँ नीचे को। कब करवाए थे? 999 ईस्वी में, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछेगा चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूद आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको विद्याधर के बारे में पढ़ने के लिए आएगा। विद्याधर अकेला भारतीय भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी का सफलतापूर्वक विरोध किया था, यानी उसके साथ लड़ा था, ठीक है। उसके बाद आता है चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। तो आपको यहाँ पे एक पुस्तक है प्रबोध चंद्रोदय, इसके रचनाकार कौन है? कृष्ण मिश्र, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्तिवर्मन ने, ठीक है। कीर्ति सागर कीर्तिवर्मन ने। आपको पूछेगा अल्लाह उदल नामक दो सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? तब परमर्ती देव के दरबार में रहते थे, ठीक है। और ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त किए थे, ठीक है। आपको पूछेगा चंदेल वंश के सबसे अंतिम राजा कौन हुए? तो परमर्ती देव हुए, ठीक है। और परमर्ती देव हुए इसके अंतिम राजा। अलाउद्दीन ऐबक की अधीनता कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, इसके कारण उनको अजय देव ने हत्या कर दिया। उनके मंत्री थे अजय देव, इसलिए उनको हत्या कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। तो हम लोग इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए मैं स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जहाँ से हम इसके बारे में देखेंगे। सोलंकी वंश, स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं स्लाइड को सेट कर लेता हूँ। चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक, ठीक है। देखिए सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम है। आपको याद रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम, इसकी राजधानी अहिलवारा थी। अहिलवारा में अपना राजधानी बनाए थे। मूलराज प्रथम सैव धन का अनुयायी था। आपको याद रखना है, सैव धन को मानने वाले थे। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। देख लीजिए, जब भीम राजा था उस वक्त गजनी ने आक्रमण किया था, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। देख लीजिए, दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन बनवाया? आपको याद रखना है, सामंत विमल, यानी विमल सामंत बनवाया था। भीम प्रथम के ये सेनापति थे, ठीक है। भीम प्रथम के शासनकाल में ये थे। भीम प्रथम के सामंत थे, मतलब उनके ही उनसे छोटे राजा थे, उनके ही राज में रहते, सामंत थे उनके। भीम प्रथम के सामंत थे विमल, जो दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाते, ठीक है। इसके बाद आपका सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। आपको याद रखना है, ये जय सिंह सिद्धराज है जो सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। आपको याद रखना है हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? जय सिंह सिद्धराज के दरबार में। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए। प्रीवियस एग्जाम का आप प्रश्न उठाएंगे ना, प्रीवियस एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। माउंट आबू पर्वत पर मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्ति बनाई थी। यानी गजारोही माने गज मतलब हाथी के ऊपर बना हुआ मूर्ति था, ठीक है। कौन बनाया था? माउंट आबू पर्वत पर। कौन बनाया? जय सिंह सिद्धराज। मतलब उनके जो पूर्वज थे ना, उनके जो 7 पूर्वज थे, उनको हाथी पर बैठा दिए मूर्ति में, यानी पत्थर पे बना दिया उनकी मूर्ति। और कहाँ पे? माउंट आबू पर्वत पे। और माउंट आबू कहाँ है? ये राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद पढ़ना आपको मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। आपको याद रखना है, मोढेरा के सूर्य मंदिर सोलंकी राजाओं मतलब सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ये बना था, मोढेरा के सूर्य मंदिर। आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे कुछ देख लेते हैं। सोलंकी शासक कुमार पाल जैन मतानुयायी था। यानी सोलंकी वंश का जो शासक था कुमार पाल, वो जैन धर्म को मानता था, ठीक है। जैन धर्म को मानता था। मतायु मतलब उसको मानने वाला, उसको समझने वाला, उसको मानने वाला, उस धर्म का अनुयायी आप ऐसे कह सकते हैं। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए, जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक भी वही था, ठीक है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय हुआ। आपको तो इसको रट लेना है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक का फिर से बता दूं, जो संस्थापक होता है वो सब प्रसिद्ध होता है, वो अर्थात मतलब सबसे शक्तिशाली राजा होता है वो, और जो अंतिम राजा होता है वो। इसके बारे में आप याद रख लीजिएगा एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? भीम द्वितीय।
भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। अब देख लीजिए, छोटा सा वंश है बघेल वंश। बघेल वंश, इसके लवण प्रसाद इसके संस्थापक, बस आपको इतना जान लेना है। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। देखिए, बघेल वंश का कर्ण द्वितीय, आप पूछे गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो कर्ण द्वितीय। उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया, अर्थात जब अलाउद्दीन की सेना आया तो उसका उलट के सामना किया। कौन था, कर्ण द्वितीय। आपको पूछेगा गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था, कर्ण द्वितीय। कौन सा वंश से थे, तो बघेल वंश से था। आपको याद रखना है, बघेल वंश का संस्थापक आपको पूछेगा लवण प्रसाद है, बघेल वंश के संस्थापक, जो भीम द्वितीय के सामंत थे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कलचुरी चेरी राजवंश। ठीक है, छोटे छोटे राजवंश है जो मैं आपको पढ़ा के खत्म कर देता हूँ। कलचुरी वंश के संस्थापक है कुक्कल, आपको याद रखना है कुक्कल। ठीक है, इसकी राजधानी त्रिपुरी थी, बस आपको याद रखना है। कलचुरी वंश के संस्थापक कुक्कल, इसकी राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगे देव था, आपको याद रखना है गांगे देव के बारे में। ये शक्तिशाली राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसको भी यहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। देख लीजिए, पूर्व मध्यकाल में जब सोने का सिक्का समाप्त हो रहा था, विलुप्त हो रहा था, तो इन्होंने उसको चलवाया था। ठीक है, चलवाया था उसको। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, आपको याद रखना है कर्णदेव के बारे में। मतलब कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली महान शासक हुआ कर्णदेव, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अब देख लीजिए, इसने कलिंग को भी विजय किया था और त्रिलिंगापति की उपाधि धारण की। त्रिकलिंगापति, उसने एक उपाधि लिया, त्रिकलिंगापति की उपाधि धारण की। कौन, कर्णदेव। आपको याद रखना है, जब विजय प्राप्त किए कलिंग पर, त्रिकलिंगापति, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की कौन, कर्णदेव। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, कलचुरी के दरबार में रहते थे। आपको ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर से मैं बता दूं, मैं शुभ आपको पढ़ा रहा हूं लुसेंट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं, कृपया कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद है आपका छोटा सा एक वंश, सिसोदिया वंश। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। मैं वीडियो को, स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, जहाँ से हम लोग देखेंगे सिसोदिया वंश के बारे में। देखिए, स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अप एंड डाउन हो जा रहा है, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ, फिर हम इसको देखेंगे सिसोदिया वंश के बारे में। चलिए स्क्रीन पे आ गया सिसोदिया वंश। यहाँ पे सिसोदिया वंश के वंश कहता है, सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। अर्थात पूछेगा कि सूर्यवंशी किसको कहते थे, सिसोदिया वंश को। ठीक है, सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। जब 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 सिसोदिया वंश राज किए, तो वो मेवाड़ पे राज किए। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, आपको ये याद रखना है। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुमार ने करवाया। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, विजय स्तंभ किसने बनवाया, राणा कुमार ने। ये प्रश्न पूछे गए हैं, जब भी एग्जाम में बैठेगा, दो चार एग्जाम में, तो ये प्रश्न आपको बन जाएंगे। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, राणा कुमार ने। कहाँ पे, चित्तौड़ में। कहाँ पे, चित्तौड़ में। खतौली का युद्ध 1528 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आपको याद रखना है, खतौली का युद्ध कब हुआ था, 1528 में। किसके बीच, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आपको याद रखना है। मैं फिर से इसको रिवीजन करा दूं, सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन है, मेवाड़। अपने आप को ये सूर्यवंशी मानते थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, राणा कुमार ने। खतौली का युद्ध कब हुआ, 1518 ईस्वी में। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो सिसोदिया वंश से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगले दिन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मध्यकालीन भारत, जहाँ पे भारत पर अरबों का आक्रमण देखना है आपको। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा है। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आप अगर इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों में, तो इससे हमारा उत्साह होता है, हमें और एनर्जी मिलती है अच्छे से अच्छे वीडियो को प्रस्तुत करने में। तो आपसे गुजारिश है, कृपया इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें सुझाव दीजिए बेहिचक। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।